गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 22 अगस्त 2020 की जीके डायरी में आपका स्वागत है। अब हम शुरू करते हैं कि आज की डायरी के कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से कब अलग हुआ था। तो देखिए, ब्रिटेन लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि वो ईयू से अलग हो जाए। ईयू जो यूरोपीय संघ था वो उससे क्या होना चाहता था, अलग होना चाहता था। लंबी प्रक्रिया के बाद 31 जनवरी 2020 को इंग्लैंड क्या हो गया, ब्रिटेन इससे एग्जिट हो गया, अलग हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे नजर डालिएगा, जापान की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए, जापान का नाम सुनते ही हमें दूसरा विश्व युद्ध याद आ जाता है कि किस तरह 1945 में जापान को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया था, तहस नहस कर दिया गया था। और उसके बाद जापान के लोगों का जो विश्वास, जापान के लोगों के काम करने की प्रक्रिया ने आज दुनिया में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जापान को दूसरे नंबर पे क्या किया है, खड़ा किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालिएगा, चीन में खेती का निजीकरण कब कर दिया गया था। देखिए, चीन एक कम्युनिस्ट शासन प्रणाली वाला देश है। चीन में एग्रीकल्चर है, उसका भी प्राइवेटलाइजेशन किया गया था। तो चीन में खेती का प्राइवेटलाइजेशन, एग्रीकल्चर जो है उसको पूर्ण रूप से प्राइवेट हाथों में सौंप दिया, वो 1982 में किया था। इसी तरह उद्योगों का प्राइवेटलाइजेशन 1998 में कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालिएगा, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कौन से दो नेता थे। तो सबसे पहले मैं देखिएगा, ताशकंद समझौता दो देशों के मध्य हुआ था, तो वो था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद ताशकंद का समझौता हुआ था। और ताशकंद के समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के हस्ताक्षर हुए थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर हुए थे। और ताशकंद समझौता जो है वो 1965 के युद्ध के बाद एक तरह से क्या था, एक समझौता था कि आगे से इस तरह की कार्यवाही नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालिएगा, भारत ने पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक कब की थी। देखिए, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है और सर्जिकल स्ट्राइक जो भारत की थी वो बहुत लोगों की ज़बान पर रही। कहीं विरोधी दल, कहीं दूसरे देश वाले, कहीं देश के मुस्लिम भाई, कहीं हिंदू भाई, हर एक व्यक्ति ने सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या की थी, अपने विचार व्यक्त किए थे। तो ये 29 सितंबर 2016 को हुई थी और 31 सितंबर 2016 को उस समय प्रधानमंत्री मोदी की ही क्या थी, सरकार थे। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं। देखिए, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो गुटेरेस इससे पूर्व के जो महासचिव हुए उनसे सबसे अलग है, क्योंकि प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने देश में बहुत बड़े राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है, तो इनका अनुभव अच्छा है। प्रथम ये व्यक्ति ऐसे हैं जिनका जन्म यूएनओ के जन्म के बाद हुआ है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि यूएनओ में पहले जितने भी सदस्य हुए सारे बड़ी उम्र के हुए, तो गुटेरेस है वो सबसे कम उम्र के अभी तक महासचिव बने हैं। जब इनकी नियुक्ति इस पद पर हुई तो उस समय इनकी 65 की उम्र थी और जनवरी 2017 में इस पद पर आए थे। और पुर्तगाल के ये राष्ट्रपति पुर्तगाल के, और इससे पहले कई पदों पर क्या थे, रह चुके थे। इनको प्रशासनिक अनुभव अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न पर नज़र डालते हैं, लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ था। देखिए, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से लाल कहकर बुलाया जाता है। तो ये पंजाब से संबंधित थे और पंजाब नेशनल बैंक को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इनका निधन
कब हुआ? देखिए 1940 में, 1942 में, 1927 में या 1928 में? तो देखिए 1928 में लाला लाजपत राय का निधन हुआ था। अब देखिए 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। उसमें सभी के सभी अंग्रेज अधिकारी थे, तो भारतीयों ने उसका विरोध किया और उस विरोध में लाला लाजपत राय का क्या हो गया था? निधन हो गया था। लाला लाजपत राय एक सच्चे देशभक्त थे। नेक्स्ट प्रश्न पर नज़र डालते हैं कि आज की डायरी का नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए इन प्रश्नों को रिपीट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को आपको सारे प्रश्नों की PDF मिल जाएंगी, तो आप PDF वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इराक के विरुद्ध चलाए गए अभियान को किस नाम से जाना जाता है? देखिए प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है, पहले हम ये समझते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था कि अमेरिका के नेतृत्व में UNO के परमिशन लेकर इराक पर एक तरह से क्या था? युद्ध था ये, और इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, और 34 देशों की सेना इसमें शामिल की गई थी, और उन सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? अमेरिका कर रहे थे। और अमेरिका में 75% सैनिक थे और बाकी 25% थे वो 33 देशों के क्या थे? सैनिक थे। और जब सद्दाम हुसैन किसी तरह अमेरिका की बात को नहीं मान रहे थे, इराक नहीं मान रहा था, उसने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, तो उसके एवज में उन्होंने क्या किया? उस पर हमला बोला, और उस हमले में क्या हुआ कि इराक को पूर्ण रूप से क्या किया गया? कब्जे में कर लिया गया, और कुवैत को क्या करवा दिया? स्वतंत्र करवा दिया। तो उस ऑपरेशन को नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया था। 34 देशों की सेनाओं ने, और उसको दूसरी तरफ प्रथम खाड़ी युद्ध का नाम दिया गया था। लेकिन ये UNO का, संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में ये किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर नजर डालिएगा, अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? देखिए अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बैराक हुसैन ओबामा था। पूरा नाम वैसे बैराक ओबामा, लेकिन पूरा नाम है बैराक हुसैन ओबामा थे। ये अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच अमेरिका का किसके विरुद्ध चलाया गया अभियान था? देखिए ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच ये सूडान पर मिसाइल हमले से संबंधित था। तो इसमें अमेरिका जब भी किसी देश को सैनिक कार्रवाई करता है तो उस मिशन को क्या करता है? कुछ नाम देता है, और उसका नाम देकर क्या करता है? उसके कार्रवाई तक पहुंचने की क्या करता है? कोशिश करता है। तो सूडान पर मिसाइल जो हमला किया गया था उसको नाम ऑपरेशन फाइनाइट रिच दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत एवं अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में 2+2 वार्ता का जो प्रारंभ हुआ वो 2018 में हुआ था। मोदी प्रधानमंत्री जी के बहुत प्रयासों से अमेरिका के साथ इस तरह की वार्ता है जो अभी हाल ही में क्या हुई है? शुरू हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बैंड बैगन, ध्यान दीजिएगा, बैंड बैगन राजनीति का क्या अर्थ होता है? देखिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक अलग से मापदंड होते हैं और राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के मापदंड अलग होते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बैंड वैगन्स का जो मीनिंग है वो ये है कि जो ताकतवर देश होते हैं उनके खिलाफ न जाकर, उनके खिलाफ न कुछ बोलकर, बस उनके अम्ब्रेला के नीचे रहकर, उनकी छत्र छाया में रहकर कोई देश क्या कर लेता है? उसके विचारों को स्वीकार कर लेता है, उसकी बात को क्या कर लेता है? मान लेता है, और नए नए अवसरों का क्या कर लेता है? फ़ायदा उठा लेता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? बैंड वैगन कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस मीनिंग को बताया कि बैंड वैगन जो एक तरह से रणनीति है,
ये बैंड वैगन एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रणनीति है कि किसी देश को अपने खेमे में मिलाने के लिए क्या किया जाए। तो छोटे देश होते हैं वो हमला नहीं करते, वो ताकतवर नहीं होते हैं, वो विरोध नहीं करते हैं, वो सिर्फ उनके अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं और उससे उनको अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उससे अपने आप को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर नज़र डालिएगा। आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने कब ऑपरेशन चलाया था? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी यानी कि अमेरिका ने जो ये युद्ध छेड़ा था आतंकवाद के खिलाफ, उसको नाम दिया था विश्वव्यापी युद्ध है। और किसके खिलाफ है? आतंकवाद के खिलाफ है। तो देखिएगा, ये अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे और अल कायदा और तालिबान के विरुद्ध, और ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो छुपे हुए थे अल कायदा और तालिबान के विरुद्ध था। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। वर्ष 2001 में ये क्या किया था? चलाया गया था। तो ये विश्व आतंकवाद के विरुद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? तो देखिए 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में क्या हुई थी? साम्यवादी क्रांति हुई थी। और जभी से चीन में पूर्ण रूप से साम्यवादी शासन प्रक्रिया चली हुई। और भारत ने देखिए उस समय इसका क्या किया था? सहयोग किया था। कई देशों ने विरोध किया और भारत ने उस समय चीन के साम्यवादी शासन का क्या किया था? सहयोग किया था। बर्लिन की नाकेबंदी किस देश ने की थी? देखिए बर्लिन की नाकेबंदी पूर्व सोवियत संघ ने की थी। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के पराजय के बाद औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण की घोषणा कब कर दी थी? देखिए जापान दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा तहस हुआ था। 6 और 9 अगस्त को जापान पर जो हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा दिया गया था और उसके बाद 14 अगस्त 1945 को जापान ने औपचारिक रूप से क्या कर दिया था? एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सुकर्नो थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। मिस्र के किस शासक ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था? तो मिस्र के शासक थे गमाल अब्दुल नासिर। इन्होंने स्वेज नहर का क्या कर दिया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया था। पंचशील के किस देश की विदेश नीति का मूल आधार है? देखिए पंचशील किस देश की विदेश नीति का मूल आधार है? दुनिया के किसी देश ने इसको अपना बेसिक फंडामेंटल नहीं बनाया, लेकिन भारत की विदेश नीति ने पंचशील के सिद्धांत को बनाया, जिसमें 5 महत्वपूर्ण क्या है? सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न भी है और अंतिम प्रश्न भी है इस डायरी का, ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर युद्ध जो है कौन से ऑपरेशन को कहा गया था? कंप्यूटर जो युद्ध था, कंप्यूटर वार था, वो कौन सा ऑपरेशन था? देखिए अभी हम पीछे इसकी चर्चा कर चुके हैं। अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध जो किया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जिसको नाम दिया था, जिसमें 34 देश शामिल थे, 34 देशों की सैनिकों ने भाग लिया और 6 लाख से ज़्यादा उसमें सैनिक शामिल थे। इराक के विरुद्ध ये किया गया और इराक ने जब करने का कारण क्या था कि इराक ने कुवैत पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। 17 जनवरी 1991 से लेकर 24 जनवरी 1991 तक ये युद्ध चला और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे और इस युद्ध को ही कंप्यूटर युद्ध कहते हैं। वीडियो गेम वार भी इसको कहते हैं। देखिए ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो ये युद्ध और ये प्रक्रिया जो चली, अमेरिका ने इसको पूरे को टीवी पर क्या किया था? प्रसारित किया था। एक तरह से ये टेक्नोलॉजी पर आधारित युद्ध था, तो जिससे अमेरिका को ये फ़ायदा हुआ कि दुनिया को दिखाना भी चाहता था कि हम किस तरीके से युद्ध कर सकते हैं, हमारी सेना के बराबर कोई है नहीं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि कंप्यूटर युद्ध और वीडियो गेम वार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के पर और टीवी चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण करके दिखाया जा रहा था। आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।